विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में जो कक्षा 12 में आधुनिक काल दे रखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में क्या क्या घटनाएं हुई, तो आधुनिक काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में, एक हिंदी नव जागरण की अवधारणा। ये तीन बातें इसमें ध्यान में रखेंगे और इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, हिंदी नव जागरण की अवधारणा को समझना है हमको और आधुनिक काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए, आधुनिक काल में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया था। 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद पूरे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण उस समय की घटना थी। डलहौजी द्वारा देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ाई। वे भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं, आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। तो उस समय देवेंद्र ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ये आधुनिक काल में जो घटनाएं हुई थी उसमें सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी और उनमें जो भारतीय जनता को जागृत करने का काम किन किन ने किया था उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो घटनाएं हैं आधुनिक काल की, 1857 की क्रांति। तो 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद पूरे देश पर अंग्रेजों का शासन था और 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इससे अंग्रेज उन्मुक्त हो गए और देशी राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह करते हुए ध्वस्त प्राय मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनसे जनता की भावना पर कठोर प्रहार हुआ। जनता, सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था वही 1857 की राज्य क्रांति विद्रोह के रूप में सामने आया। इस राज्य क्रांति का पूरे देश पर प्रभाव पड़ा। इसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को निचोड़ दिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। तो अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। तो दूसरी ओर भारतीय लोगों में नई चेतना जागृत हुई जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत कर दिया।
क्रांति की लपटों ने साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्यकारों में स्वतंत्रता चेतना, राष्ट्रीय चेतना को काव्य में व्यक्त करने की बलवती इच्छा साफ दिखाई देने लगी। तो साहित्यकारों द्वारा इन भावनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध करने में पर्याप्त योगदान दिया। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। वे भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं, आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालायित भी कर रहे थे, लालच भी दे रहे थे। अतः ऐसे माहौल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता अनुभव हुई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देश के प्रबुद्धजनों चिंतकों ने जनता को नई प्रेरणा दी। विधवा के लिए विवाह को उचित बताया, बाल विवाह को अनुचित बताया, सती प्रथा पर रोक लगाई। देश की उन्नति के लिए अछूतोद्वार का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और पूरे भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। यानी 1857 की जो क्रांति थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करने के बाद भारत है वो अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। तो 1857 की राज्य क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया था। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नव युग का द्वार खोलने लगी। अंग्रेजी साम्राज्य में होने वाली भारत की दुर्दशा का चित्रण भी इन शब्दों में होने लगा। एक पंक्ति भी है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। तो उन्होंने क्या कहा, निश्चय ही 1857 की राज्य क्रांति ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बिगुल है वो साहित्य में भी फूंक दिया। ऐसा कहना असंगत नहीं होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो भी कविताएं रची गई उनमें स्वदेश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय चेतना, नए जो विषय हैं उनकी ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी थी और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त हो गए थे उस समय। तो अंग्रेजी साम्राज्य में होने वाली भारत की दुर्दशा का चित्रण इन दो पंक्तियों में किया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब वारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। इसका इन दो पंक्तियों में अंग्रेजी साम्राज्य के सामने भारत की जो दुर्दशा हुई थी उसका चित्रण है। तो देखिए, अब 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया था। अब जो छोटे क्वेश्चन है, दो, जनता सिपाहियों एवं रजवाड़ों में खालिस्तान व्याप्त था, वही 1857 की राज्य क्रांति के रूप में सामने आया। ये क्वेश्चन आपको करना है।
भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। ये खालिस्तान भी आपको बनना है। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर खालिस्तान का द्वार खोलने लगी। ये 3 जो क्वेश्चन है, ये ऊपर हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें से खोजकर आपको करने हैं। फिर बड़ा जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में समझाइए। तो 1857 की क्रांति का जो तात्पर्य है वो देखिए। अब दूसरा जो मुख्य घटना थी आधुनिक काल में, वो है हिंदी नव जागरण की अवधारणा। यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान और कुछ अन्य नव जागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान यानी पुनः तथा उत्थान से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य क्या है, फिर उठ खड़े होना। जो विचारक अतीत को स्वर्ण काल मानते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत को पुनः लौटा लाना चाहते हैं, वे पुनरुत्थानवादी कहलाते हैं। तो कुछ विचारकों के अनुसार आर्य समाज का नारा यानी वेदों की ओर लौटो ऐसे ही दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। हालांकि आर्य समाज इसकी विभिन्न व्याख्या करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। यहाँ शब्द रेनेसा का अनुवाद है। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था, जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था, इसलिए यह नारा काफी अर्थपूर्ण था। इसका तात्पर्य यह है कि हम अतीत में जागे हुए थे, फिर सो गए थे, अब पुनः जागने का समय आ गया है। और कुछ लोग भारतीय समाज की व्याख्या इसी शब्द से करते हैं। उनका तर्क भी है कि प्राचीन काल स्वर्णिम युग था, जहाँ दर्शन, साहित्य व विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ, किंतु इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज पतनोन्मुखी हो गया था। अब पुनः जागने का समय आ गया है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इसी भाव को लेकर लिखी गई थी। कुछ आधुनिक काल विचारक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों को ही अपर्याप्त मानते हैं तथा एक भिन्न दृष्टिकोण नव जागरण का प्रतिपादन करते हैं, और इसका अर्थ है नए तरीके से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या था, फिर से जागना, और पुनरुत्थान का है फिर उठ खड़े होना, और नव जागरण का नए तरीके से जागना। तो इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण और बदल गया। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। तो प्रश्न अपने पास है, पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। यह शब्द रेनेसा का हिंदी अनुवाद है, ये मुख्य बात है इसमें। तो नव जागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नव जागरण का हिस्सा बनती है। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नव जागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नव जागरण दो संस्कृतियों की टकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां
एक दूसरे की अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था उस समय, और इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकरार से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर आपस में मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। तो ये आपके लिए सेल्फ ट्यूशन है, ये आपको करने हैं। फिर 19वीं शताब्दी का जो दूसरा जागरण है, 19वीं शताब्दी का जो नव जागरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी का जो नव जागरण हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति, दो संस्कृति का प्रभाव है 19वीं शताब्दी में। पहली तो भारतीय सामाजिक संस्कृति और दूसरी पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति यानी अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिकता मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्यास व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकरार से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति के यहाँ अध्यात्म से प्रभावित हुई और किसी साहित्य में नव जागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ी। और वो किस प्रकार दिखाई पड़ी? पहला इसमें कारण है आत्म मूल्यांकन का भाव नव जागरण का केंद्रीय भाव था, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नव जागरण में जरूरी अनिवार्य रूप से पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना और कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। दूसरी बात, अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नव जागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिकता या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा कारण है इसमें, जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसे सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना में काफी प्रमुख होती है। और 19वीं शताब्दी के नव जागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलौकिक, दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं वे सभी बिंदु नव जागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपने जो खुद के मूल्यांकन के लिए जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। सत्य असत्य बताना है। फिर अपना जो 1857 की क्रांति का सारांश है
कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया है। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता उस समय दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी और 19वीं शताब्दी का जो नव जागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आधुनिक काल में दो प्रमुख घटनाएं, एक तो 1857 की क्रांति और 19वीं शताब्दी का नवजागरण काल। इन दो घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा है और इन दो घटनाओं में आपको 3 ट्यूशन दिए जा रहे हैं। पहला ट्यूशन है 1857 की क्रांति के साहित्य पर पड़े प्रभाव का संक्षिप्त विवरण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे वो लिखने हैं और हिंदी नव जागरण की अवधारणा तथा उसके दो महत्वपूर्ण जागरणों का उल्लेख आपको करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।